नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा सीरीज़ का पार्ट 1 चल रहा था हमारा और इसमें हम राजस्थान भूगोल कर रहे थे। तो इसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, राजस्थान संभाग और ज़िले, क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। आज हम कवर करेंगे प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप और पर्वत, पठार और दर्रा। तो 2 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक स्वरूप से। तो राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो कितनी बार जो है बांट सकते हैं? तो राजस्थान को बांट सकते हैं 4 भौतिक विभागों के अंदर। ठीक है, तो भौतिक विभाजन है दिया गया है इसमें। तो कौन कौन से हैं ये? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठानी प्रदेश। तो इस तरीके से 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांट सकते हैं हम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है 61.11%, अरावली पर्वतीय प्रदेश है 9.1%, पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23.3% और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.49%। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जनसंख्या की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या है और सबसे कम अरावली पर्वतीय प्रदेश 10% में जनसंख्या निवास करती है। जिले कितने कितने आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जिले आते हैं 13 अरावली पर्वतीय प्रदेश में। उसके बाद में आते हैं 12 जिले आते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले आते हैं और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिले आते हैं। वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक। उससे कम होती है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की। उसके बाद में होती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की। और सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। जलवायु की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है शुष्क विषम। उसके बाद में अरावली प्रदेश की है उपाद्र, पूर्वी मैदान की है आर्द्र और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसकी है अति आर्द्र। वन की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। कहाँ पर? मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश में है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। उसके बाद में है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं सघन सदाबहार वन। ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सघन सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो रेगिस्तान के अंदर मतलब मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर काली और भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो काली और लाल कछारी मिट्टी पाई जाती है। विशिष्टता तो ये क्यों विशिष्ट है? तो बालू का स्तूपों के लिए विशिष्ट है मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में बीहड़ है और दक्षिण पूर्वी पठार में लावा का पठार है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर लावा का पठार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदान, मध्य पूर्वी पहाड़ी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। तो वर्षा बतानी है किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर 75 सेंटीमीटर। उसके बाद में होती है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश के अंदर 20 से लेके 90 सेंटीमीटर तक की। और उसके बाद में होती है पूर्वी मैदान में 40 से लेके 80 सेंटीमीटर की। और उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में होती है 12 से लेके 15 सेंटीमीटर की। तो सबसे कम वर्षा तो होती है रेगिस्तान में और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी पठार में।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से जिले भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों को सही सुमेलित है। तो भौतिक विभाजन बताया गया है। और दक्षिण पूर्वी पठार में शैल समूह, आर्किडियन विंध्यावन रूप, धरातलीय लक्षण है गोंडवाना लैंड का विस्तारित रूप। फिर दूसरा भौतिक भाग है पश्चिमी बालू का मैदान, शैल समूह है राइलो क्रिटेशन क्रम और धरातलीय लक्षण है टेथिस सागर का अवशेष। तीसरा भौतिक विभाग है अरावली, शैल समूह है अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। ठीक है। और चौथा भौतिक विभाग है इसमें उत्तर पूर्वी मैदान और शैल समूह है दक्कन लावा विंध्यन क्रम और धरातलीय लक्षण है सिंधु नदी द्वारा निर्मित। तो इसमें चौथा गलत है, 1, 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, जो दिए गए समूह है। तो पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो मरुस्थल किसी समय टेथिस सागर तथा अरावली और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। तो पूर्वी मैदानी भाग तो किसका था? पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थल ये थे टेथिस सागर के। ठीक है। और अरावली और हाड़ौती के पठार की बात करें तो ये थे गोंडवाना लैंड के। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आने के चांस है इसके। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप जो है भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये है उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अरावली एवं हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली और हाड़ौती का पठार। मरुस्थल एवं मैदान जो है भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ये ध्यान रखना है, जो पठार है अरावली और हाड़ौती का ये तो प्रायद्वीपीय पठार का है और मरुस्थल और मैदान किसका है? उत्तरी विशाल मैदान जो है भारत उसका हिस्सा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये सही है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है टेथिस सागर का अवशेष रूप है, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्वी पठार जो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है। तो उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो ये है सिंधु नदी का मैदान नहीं होके ये है टेथिस सागर का अवशेष। इयोसीन काल एवं प्लीस्तीनोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, कौन सा? टेथिस सागर। तो उत्तर पूर्वी मैदान किसका है? टेथिस सागर का अवशेष है। और दक्षिण पूर्वी पठार किसका है? ये है गोंडवाना लैंड का अवशेष। नेक्स्ट है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो हाड़ौती का पठार जो है पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश पर सीमांकित है, ये गलत है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये सही है, ये गलत है पहला वाला। तीसरा है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। ठीक है, भारत के जो उत्तरी वृहद मैदान है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवस्थित पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2, 3 और 4 इसमें राइट है, पहला गलत है। महान सीमा वृक्ष हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है। ठीक है, किस किस के बीच में स्थित है महान सीमा वृक्ष? ये है हाड़ौती और अरावली के बीच में। इसका मुख्य विस्तार है बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा वृक्ष द्वारा और दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान के द्वारा जो है सीमांकित है। किसके द्वारा सीमांकित है? पश्चिम में तो अरावली के महान सीमा वृक्ष द्वारा और दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान के द्वारा। नेक्स्ट है, महान सीमा वृक्ष राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? महान सीमा वृक्ष की बात हो रही है, तो भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरता है महान सीमा वृक्ष, कोटा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर से गुजरता है। अगला है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो
प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है A.M. हेरोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन, T.H.D. लाटोरसे, M.S. कृष्णन, A.L. कोलिंसन, C.A. हैकेन, P.K. घोष, D.N. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन मिलता है A.M. हेरोन। ये पुस्तक है 1953 में प्रस्तुत किया गया है। अगला है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित क्या है? ठीक है, बाप बोल्डर्स कौन से युग से संबंधित है? तो ये है कार्बोनिफेरस से संबंधित। याद रखिए, कार्बोनिफेरस से संबंधित है बाप बोल्डर्स युग। तो परमियन कैब्रोनिफेरस बाप बोल्डर बेड जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोला से संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, कौन से युग से संबंधित है? ये तो कार्बोनिफेरस से संबंधित है। नेक्स्ट है बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? तो बाप पड़ता है जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन अंचल है अरावली का पर्वतीय अंचल, तो ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग का, और सभी के बाद में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का उद्भव हुआ है। तो अरावली जो हुआ उसका उद्गम हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में, अरावली का। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण हुआ, ये हुआ क्रेटिसियस युग के अंदर। इसके बाद में हुआ पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में, और सबसे अंत में हुआ थार के मरुस्थल का प्लीस्टोसीन उत्तर युग में। तो दोनों ये प्रारंभिक युग में हुआ मैदान, पूर्वी मैदान, और थार का मरुस्थल हुआ है उत्तर युग में। अरावली हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, और दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग के अंदर। अगला है राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो वीसी मिश्रा इन्होंने राजस्थान को बांटा है 4 भौगोलिक प्रदेशों में। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से है? 7 में बांटा है, इसका उत्तर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 7 में बांटा है वीसी मिश्रा ने। तो 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश है, नहरी प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है, चंबल बीहड़ उत्सव, इनमें विभक्त किया है। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 7 भौगोलिक भागों में डिवाइड किया है। अगला है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंधों में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखना है। राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, सही है। दूसरा है, सही उत्तर चुनना है आपको। दूसरा है राज्य के 9.60% भूभाग क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तीसरा है राज्य के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, और राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 सही है, बाकी गलत है। देखिए 61.11% तो है ये, ठीक है। किसका भाग है ये? पश्चिमी रेतीले मैदान का। इसके बाद में बात करें तो राज्य के 9 या 9.3% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, जबकि ऑप्शन में अपने को दे रखा है 9.60, तो 9.3 होना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन है राज्य के 23 या 23.30% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, तो 23.03 नहीं होके 23.30 होना चाहिए था यहाँ पे, ये भी गलत है। और अगला है राज्य के 6.89 या 7.30% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, तो 6.89 होना चाहिए या 7.30 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 ही सही बैठता है। नेक्स्ट है
प्रदेश में कौन सा युग्म सही है? मरुस्थल प्रदेश और प्रतिशत की जनसंख्या 60, 55, 50 और 40। तो इसमें प्रतिशत जनसंख्या बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए किसका सही है? मरुस्थलीय प्रदेश 60% है और जनसंख्या कितनी है? 40%। ऑप्शन नंबर ए किसका सही उत्तर है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसका निर्माण काल टर्स्टारी एवं प्लीस्टोसीन में हुआ है और इसका विस्तार है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, ऊंचाई है 200 से 300 मीटर की समुद्र तल से। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई पूछ सकता है एग्जाम में, 200 से 300 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें लगभग 40% तो जनसंख्या निवास करती है। मतलब ये 61.11%, तो वहाँ 60 दे रखा था, तो 60% के तो लगभग है इसका क्षेत्रफल और 40% इसमें लगभग जनसंख्या निवास करती है। और इस प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मारवाड़। अगला है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उससे कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 61% है और वहाँ जनसंख्या निवास करती है कितनी? 40%। 61.11 है क्षेत्रफल और जनसंख्या है 40%। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो लगभग 61% भूभाग है जो मरुस्थल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला है, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है अरावली श्रृंखला के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान मरुस्थल। नेक्स्ट है, ये रेगिस्तान में 40% और अरावली श्रृंखला में कितनी है? लगभग 40% है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन कौन सा है, ये बताना है। तो ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल है 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? लगभग 40%। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से चल के अपन पूर्व की तरफ आएंगे तो उधर रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार के मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान में है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है। तो ये 4 राज्य है जहाँ तक थार के मरुस्थल का विस्तार है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में है 15% और इसका विस्तार है भारत में राजस्थान में है, देखो 62% तो राजस्थान में ही है थार के मरुस्थल का विस्तार। इसके बाद में हरियाणा में, फिर गुजरात में और पंजाब में। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रख लीजिए डाटा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का है थार का रेगिस्तान। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक के अनुसार है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। रेतीला है थार का मरुस्थल इसको। तो थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त को क्या कहते हैं? मरहो कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मरहो कहते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो
मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जल बेसिन पाए जाते हैं, वहाँ जो हरियाली होती है उसको क्या कहते हैं? नखलिस्तान। और मरहो किसको कहते हैं? जो थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त पानी से जो भर जाते हैं, ये जो गर्त है इनको कहते हैं मरहो। इसका एरिया याद रख लीजिए, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये इंडिया में फैला हुआ है 85% भाग में, और पाकिस्तान में है 15% भाग में। इंडिया में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में 62%। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो ये है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो कितना भाग है? लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान है राजस्थान के भूभाग का। अगला है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो थार मरुस्थल का लगभग भारत में थार मरुस्थल का कितना परसेंट भाग है? तो 85% भाग है, तो ऑप्शन में है ही नहीं है। नेक्स्ट है, भू जलवायु प्रमाणों के भारत में, ऊपर वाला क्वेश्चन है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो ये भारत की पूछ रहा है, तो ये है 62% भाग। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ये। भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जो है राजस्थान में मरुस्थल नहीं था। मरुस्थल का विस्तार हो रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो थार मरुस्थल के किस भाग की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे कम है? तो ये है दक्षिणी भाग की ऊंचाई। तो दक्षिण भाग की ऊंचाई सबसे कम है और इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। ये है दक्षिण भाग में है और 300 मीटर है उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान फैला हुआ है 12 जिलों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, 12 जिलों के अंदर। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों, श्रीगंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, जैसलमेर हुआ, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, इनको मरुस्थलीय जिले माना है। तो ध्यान रखिए इनका नाम और इनकी संख्या। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है, ये सही है। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भाग घेरता है, तो ये 60% घेरता है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का जो मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये भी गलत है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका केवल सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गतिशील जो रेत के टीले हैं इनको कहते हैं धरियन। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका, धरियन गतिशील रेत के टीलों को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले या धोरे या धरियन क्या बोला जाता है? इनको टीले भी बोल देते हैं, धोरे भी बोल देते हैं, धरियन। इनके अधिक फैलाव के कारण थली, यानी थली जिसको बोलते हैं जहाँ पे रेत ही रेत होती है, उसको कहते हैं। वायु के द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा उसकी दोनों भुजाओं के बीच में वायु की रगड़ से एक गर्त बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ढांड कहते हैं। ढांड भी याद रखिए, ठीक है। वायु के द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच में वायु की रगड़ से एक गर्त बन जाती है। जो गर्त बनती है उसको क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। अगला है, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है?
तो ये टेथिस सागर का अवशेष है, थार का मरुस्थल, याद रखिए। तो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग जो है, किसी समय दो चीज़ें हैं, एक तो मैदानी भाग है और मरुस्थलीय भाग है, ये दोनों याद रखिए। टेथिस महासागर का अवशेष है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी जो है सांबर, डींडवाना, पंचभद्रा आदि खारे पानी की झीलें हैं और प्लाया झीलें स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के अंदर जीवाश्मीय प्रमाण की भी इसी की ओर इंगित करते हैं। अगला है, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? तो प्लाया झीलें मिलती है थार के मरुस्थल से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्लाया झीलें किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? थार के मरुस्थल से। नेक्स्ट है, गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का जो भाग है? तो ये है गोंडवाड़ प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। तो पश्चिमी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान के उपखंड जो है लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अर्धशुष्क मैदान के उपखंड है लूनी बेसिन इसको। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, बतानी है। थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, ये सही है। इसके बाद में है यहाँ रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, सही है। लेकिन ये सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते, ये दक्षिण पूर्वी जो पठार है वहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन। और चौथा ऑप्शन है यहाँ बालूका के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगला है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। तो एक वर्ष में 9 उल्कापिंड कहाँ पर गिरे? तो ये गिरे थे थार के रेगिस्तान अंचल के अंदर। तो पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड कहाँ गिरे हैं? थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में किसके नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। और थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। तो सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल। अगला है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना है? तो ये है 41.5% जो भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो स्तूपों के प्रकार दे रखे हैं, इनका क्षेत्रफल दे रखा है और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है कितना? 85,660 वर्ग किलोमीटर और ये है 41.50% है कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद में 0 से 20% प्रभावित क्षेत्र है 11.50%, 20 से 40 है 4.80%, 40 से 60 है 14.70, फिर 60 से 80 है 18.60 और 80 से 100 है 8.90। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब पश्चिमी रेतीले मैदान के? तो 60% में तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं और लगभग 40% इसका मुक्त है। नेक्स्ट है, तो पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का लगभग कितना है? 59 से लेके 60% भाग जो है बालू का स्तूपों से आच्छादित है। अगला है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है बरखान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। बरखान बोल देते हैं या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बोल देते हैं इनको। 20 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 10 से 20 मीटर की ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक की चौड़ाई तक फैले हैं। ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो बरखान बालू का स्तूप जो होते हैं सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां और जोधपुर में ये मिलते हैं। यह बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। तो ये बरखान है। ये है मोबाइल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गतिशील होते रहते हैं।
अगला है बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 20 सेंटीमीटर समवर्षा क्षेत्र रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में। तो 20 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है इसके पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं बरखान बालू का स्तूप। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है बरखान, ये होता है बालू का स्तूप। अगला है बरछान, इसको बरखान भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, ये बरखान या बरछान भी इनको बोल देते हैं हम। अगला है बरखान या बरकान स्थलाकृति जो है किस भौतिक विभाग से संबद्ध है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। सीफ क्या है? एक सीफ है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सीफ क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सीप कहा जाता है। ठीक है, पवन की दिशा में जब परिवर्तन होता है तो ये बरखान से ही बनती है सीप, और ये होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगला है राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? ठीक है, तो द्वैस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो ये होते हैं रेखीय या पवनानुवर्ती बालू के स्तूप। तो ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिए, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। तो अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप जो है इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में है, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से कितनी होती है? 60 मीटर तक पाई जाती है। 10 मीटर से 60 मीटर तक ये रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई होती है। पवनानुवर्ती स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर की बात हो रही है, तो यहाँ पाए जाते हैं अनुदैर्ध्य, याद रखिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालिका स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बरखान और परवलई, ये पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये होते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, जैसलमेर में कौन से पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य। सीफ पवन विमुख रेखीय आदि क्या है? अनुदैर्ध्य है, और बरखान और परवलई अनुप्रस्थ बालिका स्तूप है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए इसको। सीफ और पवन विमुख ये क्या है? रेखीय आदि, पवन विमुख रेखीय और सीफ ये है अनुदैर्ध्य, बरखान परवलई ये है अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली तो एक प्रदेश का नाम है, थली प्रदेश। बरखान भी है, सीप भी है, पैराबोलिक भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, थली। तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और जोधपुर में जो है वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ये बरखान होते हैं, बरखान भी बोलते हैं इनको, या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी बोल देते हैं। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप ये, ठीक है। और इसमें पैराबोलिक बालिका स्तूप है, सीप बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इनकी ऊंचाई 10 से लेके कितनी होती है? 40 मीटर की होती है। और स्तूपों के मध्य दूरी होती है 500 से लेके 1000 मीटर की। ये पवनों की दिशा के संपूर्ण बनने वाले स्तूप होते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ। ध्यान रखिए 2 तरीके के हम पढ़ रहे हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ये संपूर्ण बनाते हैं अनुप्रस्थ, ये पवनों की दिशा से संपूर्ण बनाने वाले हैं। ये बीकानेर में, हनुमानगढ़ के, रावतसर, गंगानगर के, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप की बात करें
तो हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप है, इनको क्या कहा जाता है? तारा बालू का स्तूप। जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ में ये मिलते हैं। ठीक है, अगला है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, ये दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप। याद रखिएगा, जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में। अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है, बीकानेर जिले में पुंगल जो है उसके चारों ओर मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगला है अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का जो है ये मिलते हैं बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? तो पैराबोलिक है, बरखान है, सीप है, इंसेलबर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इंसेलबर्ग क्या है? ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत का एक खंड है इंसेलबर्ग। अगला है थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो थार मरुस्थल की स्थलाकृति जो है वो पैराबोलिक टाइप के जो बालू का स्तूप है उनसे पटी पड़ी है। राजस्थान के विपरीत या डेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? पैराबोलिक स्तूप कहते हैं। राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा है बालू का स्तूप, इसको क्या कहते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में सर्वाधिक होते हैं। और पैराबोलिक बालू का स्तूपों का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? पैराबोलिक क्या होता है? एक बालू का स्तूप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से हैं? सबसे प्रमुख रूप से पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो पाए जाते हैं वो है पैराबोलिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है तो फलोदी और पोखरण है, ये 2 क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी तहसील के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में विस्तृत है। नेक्स्ट है राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, ये ध्यान रखिए, ये पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा गया है। तो कहाँ कहाँ है ये? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है भूमिगत जलपट्टी से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, भूमिगत जलपट्टी लाठी सीरीज है ये। लाठी सीरीज क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी भौगोलिक बेल्ट है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ तक है। जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक है पाकिस्तानी सीमा के सहारे ये चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जो है चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। ये चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का घड़ा। जिसे जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान मतलब नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये स्थित है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ध्यान रखिए, जैसलमेर में है। तो आकल गांव है जैसलमेर का, वहाँ पर है ये। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र को जीवावशेष पार्क या वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है और यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं।
तो विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी यहीं से मिले हैं, आकल गांव से। ठीक है, अगला है आकल जो है गांव है जैसलमेर का, ये किससे संबंधित है? तो ये है वुड फॉसिल पार्क, काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान आकल में ही स्थित है, जो कि जैसलमेर में है। अगला है निम्न में से थार मरुस्थल के भाग बताने कौन कौन से हैं? तो थार मरुस्थल के भाग गोंडवाना प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, तीसरा वाला नहीं है इसमें बनास का मैदान, और चौथा भी है इसमें घग्गर का मैदान। तो 1, 2 और 4 इसमें सही उत्तर हो जाएंगे, गोंडवाना प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। अर्धशुष्क मैदान की बात करें, जो बांगर प्रदेश का विभाजन कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। पहला है घग्गर क्षेत्र, काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी। तो घग्गर क्षेत्र कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। ये हम विभाजन कर रहे हैं अर्ध शुष्क मैदान का, ध्यान रखिए। जहाँ प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के घाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी का घाट है जिसको अपन नाली कहते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये घग्गर क्षेत्र फैला हुआ है। अब दूसरा अर्ध शुष्क मैदान का ही एक भाग है नागौरी या उच्च प्रदेश। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 से 500 मीटर ऊंचाई, ध्यान रखनी है। और नागौरी उच्च प्रदेश है नागौर जिले में विस्तृत। इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती है। इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर, डीडवाना आदि नमक की झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर और रेतीला प्रदेश है। ठीक है, सोडियम तत्व की अधिकता है यह। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी, ठीक है, कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में। अर्ध शुष्क मैदानी भाग देख रहे हैं हमने, घग्गर क्षेत्र देखा, नागौरी उच्च प्रदेश देखा। अब तीसरा हम देख लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है ये, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 450 मीटर की। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में क्या है? उपजाऊ मैदान है, और दूसरी तरफ जो है क्या है? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों के द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही है, जो चूरू, सीकर तथा झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये? चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के अंदर। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से? बरखान। अब इसी का चौथा भाग है लूनी बेसिन, जो गोंडवाना प्रदेश का भाग है, लूनी बेसिन। तो पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी और उसकी सहायक नदियां बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर और जालौर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कौपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा और उसके बाद में क्या हो जाता है? नमक युक्त चट्टानों और नमक के कणों के युक्त और मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो बालोतरा तक तो ये होता है कैसा? मीठा होता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट है घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो घग्गर का मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए माना जाता है? तो आंतरिक प्रवाह के लिए माना जाता है शेखावाटी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, शेखावाटी क्षेत्र। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक भाग का एक भाग है? लूनी बेसिन भाग है किसका? पश्चिमी मरुस्थल का। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, किसका है? लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है। अगला है गोंडवाना प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोंडवाना प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। तो याद रखना है आपको, गोंडवाना प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट है राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है गोंडवाना प्रदेश के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोंडवाना प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह है जोधपुर एवं जोधपुर उच्च भूमियाँ। जोधपुर उच्च भूमियाँ क्या है? राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान जो है भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। बाकी गोंडवाना प्रदेश हुआ, शेखावाटी प्रदेश हुआ, घग्गर का मैदान हुआ, ये सब इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है? नागौर की ऊंचाई, ठीक है, तो नागौर की है 300 से लेकर 500 मीटर की औसत ऊंचाई है। नागौर उच्च भूमि की कितनी है? 300 से लेकर 500 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर से सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के बांगर से सम्मिलित कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? तो ये है 56 का मैदान, ठीक है। गोंडवाना प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का मैदान है और नमकीन झीलें हैं, लेकिन 56 का मैदान नहीं है। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो दो है, बागड़ और वागड़। वागड़ तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, और बागड़ है शेखावाटी अंचल, तो ऑप्शन नंबर 2। बागड़ राजस्थान में 2 भू क्षेत्रों का वाचक रहा है, तो वागड़ है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं स्थानीय भाषा में वागड़, और बागड़ कहते हैं ये अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर और पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़ पिलानी, इसका नरहड़ का पुराना नाम है पिलानी। नरहड़ स्थित है पिलानी में। भादरा और नोहर स्थित है हनुमानगढ़ में। और कनाड़ा आदि भूभाग जिसे जिनपाल संकलित गतरगच्छ पट्टावली में बागड़ नाम से बहुशय अभिहित किया गया है, तो ये क्षेत्र है। नरहड़ है पिलानी का, भादरा और नोहर हनुमानगढ़ का, कनाड़ा ये इनको किस नाम से जाना जाता था? बागड़। क्षेत्र और जिला कौन सा युग में सुमेलित है? तो बांगर, वागड़, भाकर और गिरवा, तो सुमेलित है, तो वागड़ जो है बांसवाड़ा में है, ये सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, लेकिन राजसमंद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, तो उनका नाम क्या है? प्राचीनतम पर्वत जो गोंडवाना लैंड के भाग है, तो उनको कहते हैं अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो प्रागैतिहासिक काल या कार्बोनिफेरस युग की बात करें तो इसमें है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में राजस्थान में अवशेष नहीं है इसका। फिर है तैतीस सागर, अंगारा लैंड का ही भाग है, तो तैतीस सागर में से जो है निकले हैं वो है मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो किसका भाग है? ये तैतीस सागर के अवशेष है। और एक होता है गोंडवाना लैंड, इसके अवशेष है अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, ये किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थित है। तो दक्षिणी और दक्षिणी जो जड़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अरब सागर के तल से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तो अरब सागर तल है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम जो है सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, और इसी कारण अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता। तो अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को कहा जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? अरावली पर्वतमालाओं की, अरब सागर तल से। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो वह दिशा है दक्षिण उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। उत्तर पूर्व में तो रहती है कम चौड़ाई और दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई होती जाती है अरावली पर्वतमालाओं की। तो अरावली श्रेणी जो है उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए हैं, और दक्षिण पश्चिमी का भाग गुजरात में अधिक चौड़ा है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग जो है सकड़ा पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक,
गुजरात के पालनपुर में चौड़ाई ज़्यादा है, दिल्ली में कम है। अगला है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में किस से स्टार्ट होती है? तो ये होती है सिरोही से स्टार्ट होती है अरावली पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए, सिरोही। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा यानी कि गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? खेड़ ब्रह्मा से लेके खेतड़ी तक तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। याद रखिए कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर। राज्य में अरावली पर्वतमाला की खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक राजस्थान के 13 जिलों जैसे उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर 13 जिलों से निकलती है, ये ध्यान रखना है। भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़ में फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, इसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? राजस्थान के सिरोही से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो 13 जिले सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, जालोर में नहीं है, सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का जो है प्री कैम्ब्रियन युग में इसका विकास माना जाता है, तो याद रखिए। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप ये है नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट तथा दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। तो अरावली पर्वत श्रेणी किस किस से बनी हुई है? अरावली सुपर ग्रुप जिसमें आता है नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, और दिल्ली सुपर ग्रुप आता है क्वार्ट्जाइट, इनकी चट्टानों से बनी है। इसका उद्भव और उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली हुई है यूरेशियन प्लेट से, याद रखना है ये। अरावली किससे अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है अरावली। नेक्स्ट है वर्तमान में अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत वलित पर्वतों के रूप में स्थित है, संग्रहित पर्वतों के रूप में स्थित है, या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में स्थित है, या ब्लॉक पर्वतों के रूप में है? तो ये है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में स्थित है अरावली पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 3। अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तो ये है वलित पर्वतमाला। समय के अनुसार है ये प्राचीनतम पर्वतमाला, और वर्तमान में यह है अवशिष्ट पर्वतमाला। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। निर्माण के आधार पर तो इसको कहते हैं वलित पर्वतमाला, समय के अनुसार कहते हैं इसको प्राचीनतम पर्वतमाला, और वर्तमान में इसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला बतानी है कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे ऊंचा, अधिक ऊंचा भौगोलिक अंचल बताना है कौन सा है? तो ये है अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 1। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल कितने भूभाग पर अवस्थित है? तो ये है 9.1% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। और हमने देखा था कि रेगिस्तान जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कितने भाग पे है? 61.11% भाग पर। अरावली क्षेत्र राजस्थान के 9.1% भाग पर है और लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर स्थित है। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो नाग की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर के पश्चिमी भाग में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो अजमेर के पश्चिमी में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ हैं जो नाग पहाड़ कहलाती है, और इनकी लंबाई है 795 मीटर। ठीक है,
795 मीटर है इनकी ऊंचाई, सॉरी। तो सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ है ये नाग पहाड़। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन तो सही है, लेकिन 2 इसमें गलत है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, याद रखनी है लंबाई। इसमें से 550 किलोमीटर है कहाँ पर? राजस्थान में। अगला है राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक बताना है, क्या है प्रमुख जल विभाजक, जल को विभाजित करने वाला। तो ये है अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ है प्रमुख जल विभाजक। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। किस किस को अलग करती है? ये बंगाल की खाड़ी को और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है। किसके? थार के मरुस्थल को करती है, किससे अलग करती है? चंबल घाटी से अलग करती है। अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थानी राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। नेक्स्ट है राजस्थान में खालिस्तान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो राजस्थान में जो है अरावली किसका काम करता है? जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग कौन करता है? तो ये करता है अरावली पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर 4 थार के रेगिस्तान को किससे अलग करता है? चंबल की घाटी से। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो घग्गर मृत नदी है, सही है। भोराट पठार है एक, सही है। शेर है अरावली की चोटी, ये भी सही है। नागपानी ये अरावली का दर्रा नहीं है, ये एक चोटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नागपानी दक्षिणी अरावली की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 867 मीटर। नागपानी की ऊंचाई कितनी है? 867 मीटर, याद रखिए। अगला है अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भाग के अंदर जो चोटी है उसका नाम है डोरा। तो अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है पर्वतीय चोटी डोरा, इसका नाम है। तो डोरा है, इसकी ऊंचाई है कितनी? 869 मीटर, ये भी याद रखिए। अगला है अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो सर्वाधिक अंतराल अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में विद्यमान है? तो ये है उत्तरी और मध्यवर्ती भाग के अंदर सबसे ज़्यादा अंतराल विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, उत्तरी और मध्यवर्ती। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई और पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए हैं। कहाँ कहाँ है? सिरोही में और पाली में। तथा भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है तो सर्वाधिक भाग किस में है? उदयपुर जिले में है। और सर्वाधिक अंतराल कहाँ है? मध्यवर्ती भाग में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। और पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए हैं। भीलवाड़ा और अजमेर में इसकी आकृति है नुकीलापन लिए हुए। निम्न कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। और राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल क्या है? अरावली। तो इसमें से कौन कौन से सही है? तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान के लिए जीवनदायी सरिताओं जैसे बनास, बेड़ज, लूनी, खारी, कोठारी, सुकड़ी, साबरमती आदि की ये जन्म स्थली है। यहाँ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है ये सारी नदियाँ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती है, अतः मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा को रोकती है कौन? अरावली पर्वतमाला।
और अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं अरावली में? धात्विक खनिज। क्योंकि अरावली का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली का निर्माण कौन से क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है अरावली का निर्माण। असरेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ये। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है असरेशन का सही स्पष्टीकरण नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। कथन और कारण वाला है ये भी। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई पर विद्यमान है, और इसका कारण क्या बता रहा है ये कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त या उच्चतर है। तो ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है असर्शन की व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण का है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। इसका कारण क्या बता रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, तो इस कारण से ही ये क्या है, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग प्राप्त करता है सर्वाधिक वर्षा? तो दक्षिण में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। नेक्स्ट, तो आबू पर्वत जो सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है किसके? दक्षिण अरावली प्रदेश के अंदर। अगला है अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सबसे अधिक ऊंचाई है सिरोही जिले के अंदर। ध्यान रखना है जालोर जिले में नहीं है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है जालोर में, न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर के अंदर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम विस्तार है अजमेर के अंदर। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? अरावली पर्वतमाला का सबसे कम क्षेत्र है अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो विंध्यन खंड नहीं है, बाकी सारे खंड है अरावली पर्वतमाला का भाग। आबू खंड भी है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड भी है। तो 3 लघु भौतिक भाग है इसके। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, इसमें आते हैं जयपुर से खेतड़ी और झुंझुनू तक का क्षेत्र है ये उत्तरी अरावली क्षेत्र। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी और सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ आती है। जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियाँ जैसे भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास आदि आती है। और इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में प्रमुख क्रमशः है रघुनाथगढ़ सीकर की, खो जयपुर की, और भैराज है अलवर में, और बरवाड़ा है जयपुर में। दूसरी अरावली आती है मध्य अरावली क्षेत्र, तो ये फैला हुआ है अजमेर से लेकर राजसमंद तक। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ सम्मिलित है देखिए। मध्य अरावली क्षेत्र है जो कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये, तो मुख्य रूप से अजमेर ज़िले में विस्तृत है ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सामर झील से लेकर झुंझुनू में सिंघाना तक है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। और तीसरा है दक्षिण अरावली क्षेत्र, तो ये है राजसमंद से माउंट आबू और सिरोही तक फैली हुई। तो दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण अरावली को एक तो है आबू या आरवूत पर्वत, इसका विस्तार है अचलगढ़ सिरोही में, और दूसरा है मेवाड़ अरावली, इसका विस्तार है उदयपुर और राजसमंद में। तो इस तरीके से हमने अरावली प्रदेश की 3 भाग पढ़े हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। उत्तरी में तो क्या आया, कौन सा एरिया आया, जयपुर का आया है, शेखावाटी और सीकर का एरिया आया है। मध्य में आया है अजमेर से लेकर राजसमंद तक का एरिया, और इसके अलावा दक्षिणी अरावली में आया है राजसमंद से लेकर माउंट आबू तक का एरिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो ये अचलगढ़ है, सिरोही के अंदर स्थित है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र बताना है, कौन सा है? तो निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है, तो ये है सांबर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। निम्नतम उच्चावत है ये मध्य अरावली का। भानगढ़ और सिरावास की श्रेणियाँ
कौन सी अरावली में स्थित है? तो ये सारी उत्तरी अरावली में है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर है, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, बिलाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 में चयन करना है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भोराट का क्षेत्र और दक्षिण अरावली, तो ये कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अरावली क्षेत्र जो है अलवर में अवस्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र। इसके बाद में है अरावली का मध्यवर्ती भाग है जयपुर में। फिर है भोराट का क्षेत्र, भोराट का क्षेत्र कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। और दक्षिण अरावली स्थित है कहाँ पर? सिरोही में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है उत्तर। नेक्स्ट है आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः किससे निर्मित है? आबू का पर्वत क्षेत्र किससे निर्मित है? तो ये आबू का पर्वत क्षेत्र ग्रेनाइट से निर्मित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कुंभलगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, नाहरगढ़ का है, लेकिन गागरोन का किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो ये गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो पूर्वी मैदानी भाग, अब मैदानी भाग की बात आ गई, तो पूर्वी मैदानी भाग लगभग 23% जो है धारित करता है। तो पूर्वी मैदानी भाग इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है और समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, ठीक है, इसका विस्तार है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान, इसका विस्तार है अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर कहलाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो इसका जो दक्षिण में जो भाग है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान, और उत्तर में जो भाग है उसको कहते हैं करौली, मालपुरा करौली का मैदान। तो मेवाड़ के मैदान में तो यही आते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और उत्तर में जो मालपुरा अरावली का करौली का मैदान है इसमें आते हैं अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इनके उच्च भूभाग है टीलेनुमा, जिसके कारण इसे पीडमांट मैदान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीडमांट मैदान। और इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, बनास, चंबल और माही बेसिन। ठीक है, तो 3 भाग है इसके, याद रखिए, बनास, चंबल और माही बेसिन। अगला है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये है बनास बेसिन का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? चंबल का बेसिन है, जवाई बेसिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चंबल बेसिन, बनास बेसिन और 56 बेसिन है, तीनों पूर्वी बेसिन मैदान की। तो इसके 3 भाग हैं। बनास बेसिन है, बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित है ये बेसिन, और यह होता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक, 3 जिलों में विस्तृत है। कौन सा? बनास बेसिन। इसके बाद में आता है चंबल बेसिन, तो मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है। और इसके बाद में है मध्य माही बेसिन, इसको अपन कहते हैं 56 का मैदान। किसको कहते हैं? मध्य माही बेसिन को। और यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में और उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। कहाँ कहाँ है ये? प्रतापगढ़ जिले का तो उत्तरी भाग और उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है, उसमें अवस्थित है 56 का मैदान। अगला है बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास मैदान है किसका? पूर्वी मैदान का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समतल जो है उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो कौन सा समतल उच्च मैदान है जो हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो ये है मालपुरा और करौली का मैदान जो है ये तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ कौन से प्रदेश में मिलते हैं? तो चंबल बेसिन के अंदर मिलते हैं बीहड़। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं।
और चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियाँ और टीले होते हैं ये। और 5 से 30 मीटर तक गहरे गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खादर किसे कहते हैं? तो बीहड़ के जो टीले होते हैं उनको कहते हैं खादर। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है सवाई माधोपुर और करौली जिलों में। अगला है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है कांठल के मैदान में, ऑप्शन नंबर 1। कांठल की बात करें तो माही नदी के कांठे यानी किनारे पर स्थित है प्रतापगढ़ का ये जो भूभाग है, ये क्या क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। कौन सी नदी के किनारे हैं ये है काठ मतलब किनारा, माही नदी का किनारा है ये। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन या खाद्यान्न का कटोरा अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबद्ध नहीं है? तो कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? तो ये है बघेलखंड का पठार, तो ऑप्शन नंबर 3। लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और भोराट का पठार ये अरावली पर्वत से संबद्ध है। बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का है ये। नेक्स्ट है बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यह मैदान, बनास मैदान के बारे में बताना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। सही उत्तर बताना है अपने को। इसके बाद में है जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है इसमें, ये भी सही है। और इसका ढाल पश्चिमी की तरफ है, तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई है 150 से 300 मीटर और जलोढ़ मृदा का जमाव इसमें पाया जाता है। तो बनास बेसिन का ढाल जो है पश्चिम की तरफ नहीं है, ये पूर्व की तरफ है। ध्यान रखना है ढाल किधर है, पूर्व की तरफ है। और जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए ये उपयुक्त है। अगला है दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है। कौन कौन से हैं दक्षिण पूर्वी पठार के भाग? तो दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है, एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। याद रहेगा दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है कौन कौन से? विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कहते हैं हाड़ौती या लावा का पठार। इस क्षेत्र में राज्य का जो है 6.49% भाग आता है और यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है विंध्य कगार भूमि और एक है दक्कन लावा पठार। तो विंध्य कगार भूमि ये क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है, ठीक है। इसको हाड़ौती या लावा का पठार भी कहते हैं और राज्य का जो 6.49% इसके अंतर्गत आता है। विंध्य कगार भूमि की बात करें तो इसका विस्तार है हाड़ौती। हाड़ौती बोलते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को। इसके बाद में है डांग। डांग बोलते हैं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है और यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है विंध्य कगार भूमि। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? हाड़ौती और डांग क्षेत्र। अगला है दक्कन लावा पठार, तो इसका विस्तार है मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश कहलाते हैं प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ऊपरमाल कहलाता है बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में है और इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली उपजाऊ मिट्टी इसमें पाई जाती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों, दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की जो अराबाला पहाड़ियाँ और कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। तो दक्कन का जो लावा पठार है इसी भाग में है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बूंदी और सवाई माधोपुर की अराबाला पहाड़ियाँ और कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये इसमें ही स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो अभी हमने पढ़ा है दक्षिण पूर्वी भाग में है, ठीक है, विंध्य पठार का विस्तार। अगला है विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो कौन कौन सी नदियां हैं? विंध्य कगार भूमि, ठीक है, तो ये चंबल और बनास
नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। विंध्य कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये चंबल और बनास नदियों के बीच में स्थित है विंध्य कगार भूमि। अगला है, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्य कगार क्षेत्र है बलुआ पत्थर से निर्मित। याद रखिएगा, बलुआ पत्थर से निर्मित है विंध्य कगार क्षेत्र। ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये है हाड़ौती के पठार में स्थित है, मुकुंदरा हिल्स, कोटा। ये 4-5 एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो ये है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अरावली में जो अवस्थित नहीं है वो कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है अरावली में, ये विंध्यन पर्वतमालाओं का विस्तार है। विंध्यन की जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार है ये। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं किया जाता? तो 2 सा जिला नहीं है, कोटा, बारा और झालावाड़ है हाड़ौती के पठार में। तो हाड़ौती की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिले हैं इसमें। और 3 इसके गौण भाग है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और डग। अर्धचंद्राकार पहाड़ी की बात करें तो बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा और झालावाड़ में है। शाहबाद उच्च भूमि की बात करें तो बारा है जो घोड़े के नाल की जैसी पहाड़ी पाई जाती है बारा में। और डग है जो गंगधर उच्च भूमि है जो कि झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है डग? गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ में है। तो गंगधर उच्च भूमिया कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा हाड़ौती पठारी प्रदेश में स्थित है। तो 3 गौण भाग बताए थे अभी आपको, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगाधर उच्च भूमि। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो घोड़े के नाल की आकृति है इसकी, तो ये है शाहबाद उच्च भूमि में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? उड़िया का पठार है, लसाड़िया का भी पठार है, भोराट का पठार है, लेकिन शाहबाद उच्च भूमिया ये है हाड़ौती के पठार का हिस्सा है ये। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? कोटा जिला है हाड़ौती के पठार पे। झालावाड़ कौन से पठार पे अवस्थित है? तो हाड़ौती के पठार पे है, ऑप्शन नंबर 3 है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है हाड़ौती के पठार में शामिल किया जाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? कोटा और बूंदी का क्षेत्र, तो ये कहलाता है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व की बात आ गई वापस, तो ये हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। डांग लैंड किसका भाग है? डांग लैंड, तो ये करौली के पठार का है। डांग, करौली और सवाई माधोपुर का एरिया इसमें आता है। नेक्स्ट है करौली, जो करौली पठार की अनियमित पहाड़ियां हैं इनको क्या कहता है? डांग लैंड कहा जाता है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये है दक्षिणी भाग में स्थित 56 का मैदान। तो ये है प्रतापगढ़ का उत्तरी भाग और उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह होने के कारण इस भाग को क्या कहते हैं? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन पर स्थित है? कौन सी नदी के बेसिन पर स्थित है 56 का मैदान? तो ये है माही नदी के बेसिन पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो मध्य माही बेसिन या 56 का मैदान जिसको कहते हैं, इसको वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और उदयपुर के जो है दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। कहाँ कहाँ स्थित है ये? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में और उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। 56 का मैदान इसको अपन बोल देते हैं और इसी को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है मध्यमाही मैदान, इसको जाना जाता है वागड़ के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। तो लूनी जवाई बेसिन, गोंडवान प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्कात भूमि, माही बेसिन, छप्पन मैदान, ये तीनों सही है, लेकिन बनास बेसिन जो है वागड़ प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, वागड़ प्रदेश में पाया जाता है मध्य माही बेसिन। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित जिलों में विस्तृत है। छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है, दिए गए में से। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, जो छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में है। ठीक है, छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा में है और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? नाकोड़ा बाड़मेर में। इस मैदान में माही नदी की गोलाई दी है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल है। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान और आसपास के पहाड़ी भूभाग को क्या कहा जाता है? वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ है बाड़मेर में, छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा में। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? तो अभी पढ़ा है हमने, ये बाड़मेर में अवस्थित है। बाड़मेर में भी नाकोड़ा जगह है, वहाँ पर। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है नाकोड़ा पर्वत को। याद रखिए, नाकोड़ा पर्वत बरोबर छप्पन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो मालवा के पठार का विस्तार कौन सा अंचल है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाड़ौती का पठार जो है वो मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार की बात कर लेते हैं। तो मालवा का पठार जो है उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग आएगा वो कहलाएगा हाड़ौती का पठार। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है मालवा के पठार का विस्तार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? डेक्कन ट्रेप के सेल समूह ये विद्यमान है झालावाड़ और कोटा में। याद रखिए, डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है यहाँ पर। डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्व भाग में झालावाड़, कोटा और मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। इन सेलों का रंग जो है अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। तो क्या होता है? इनका रंग गहरा भूरा होता है अथवा हरा होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश कहाँ तक किसके सहारे फैला हुआ है? वृहद सीमांत भ्रंश की बात हो रही है, तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है वृहद सीमांत भ्रंश। याद रखिएगा, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है ये। तो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है। तो चित्तौड़गढ़ के बेंगू में दृष्टिगत होता है और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दिखाई देता है, और पुनः फिर सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, महान या वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो यह है दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। दक्षिण पूर्वी भाग मतलब जहाँ चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर, धौलपुर इत्यादि इलाकों में है ये वृहद सीमा भ्रंश। अगला है मालानी। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण क्या पनपा है? तो ये पनपा है जालोर का ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण यह पनपा है। मालानी आग्नेय सेल समूह मुख्यतः जालोर और सिवाना में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? जालोर और सिवाना में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का ये निर्माण करते हैं। इन सेलों के आधार पर जालोर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। तो जालोर में कौन सा उद्योग पनपा है? ग्रेनाइट उद्योग। नेक्स्ट है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप कौन सा है?
चंबल बेसिन का है ये विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप, तो ये है उत्कात स्थलाकृति। याद रखिए ये है उत्कात स्थलाकृति, ये है चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप। तो पूर्वी मैदान के भाग जो है चंबल बेसिन, धौलपुर सवाईमाधोपुर को उत्कात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्कात स्थलाकृति। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः है गार्ज, नदी कगार, जलप्रपात जो चूलिया है वो, सीप्रकाय, निक पॉइंट्स और बीहड़ भूमि आदि आते हैं। कौन से प्रदेश की बात हो रही है इसमें? उत्कात स्थलाकृति की बात हो रही है और ये चंबल बेसिन का ही एक स्वरूप है। अगला है राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है चंबल बेसिन में, तो ऑप्शन नंबर बी। उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो ये धौलपुर और सवाईमाधोपुर का जो चंबल बेसिन है वहाँ पाई जाती है। उत्कात भूमि किससे संबंधित है? तो उत्कात भूमि है पूर्वी मैदान से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4। जालोर और सिवाना की पहाड़ियाँ किस पर बनी हैं? तो जालोर और सिवाना इसकी पहाड़ियाँ किस पर बनी हैं बताना है। तो ये बनी है जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। तो मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना में ग्रेनाइट एवं ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इनसेल वर्ग के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, गुंबदाकार या इनसेल वर्ग के रूप में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट की पहाड़ियाँ हैं। इन सेलों के आधार पर जालोर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है, तो इसी कारण जालोर में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का उद्योग है। तो जालोर के ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, कैसी होती है वो? इनसेल वर्ग या गुंबदाकार होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? तो ये सर्पाकार में पाई जाती है। पाली जिले में स्थित है सेंदड़ा स्टेशन के पास में जो है सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। तो सेंदड़ा स्टेशन का है पाली जिले में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मेवल के नाम से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को। तो इसको वागड़ भी बोल देते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है वागड़, ठीक है। और मेवल किसको बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, सही है। मेवात अलवर भरतपुर का एरिया है, सही है। भूमठ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का नहीं है, तो भूमठ गलत हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन। भूमठ है उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है भूमठ। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में बागर और मरु किसके नाम है? बागर और मरु ये है भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, बागर और मरु। नेक्स्ट है, तो राजस्थान में जो मरुस्थल है मेरू उच्च पर्वतीय प्रदेश, माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। तो क्या क्या है? मरु तो मरुस्थल को प्रदर्शित करता है। मेरू की बात करें तो मेरू है उच्च पर्वतीय प्रदेश, और माल क्या है? माल क्या है? पठारी प्रदेश, पठारी भाग, और बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य के भाग को संदर्भित करता है। बागड़ प्रदेश, अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को बागड़ प्रदेश कहा जाता है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जुरासिक युग की चट्टानें हैं ये पाई जाती है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मध्यजीवी महाकल्प जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष पूर्व का है, और जैसलमेर में जुरासिक काल के जो है लाठी श्रेणी के सेल समूह है। तो लाठी श्रेणी के सेल समूह है जैसलमेर के अंदर, और ये किस युग के है? जुरासिक युग के। दूसरा है महासमूह बेडेसर श्रेणी, बोमाती श्रेणी, बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन, दक्कन गंगानगर शेल्फ। राजस्थान में सर्वाधिक जो भूकंप संभावित क्षेत्र वो कौन से हैं?
तो सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। याद रखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू में। अगला है सुमेलित करना है बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और प्लाया। लाठी श्रृंखला हमने अभी अभी पढ़ी है, जैसलमेर में है, ठीक है। और इंसेलबर्ग कहाँ है? जालोर के अंदर, गुंबदाकार जो ग्रेनाइट है वो। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है एक। और प्लाया क्या है? तो इसके प्लाया है शुष्क झील का नाम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बरखान है बालू का स्तूप, लाठी श्रृंखला है भूगर्भिक जलपट्टी, इंसेलबर्ग है आबू पर्वत का खंड है एक, और प्लाया है शुष्क झील। नेक्स्ट को सम्मिलित करना है मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावाटी पठार, घग्गर का मैदान, मुकुंदरा पहाड़ी, नाली, गिरवा, अंत्य प्रवाहित अफवाह। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र जो है गिरवा पहाड़ी पर है। हाड़ौती का पठार की बात करो तो मुकुंदरा पहाड़ी से संबंधित है ये। शेखावाटी पठार है जो यह है अंत्य प्रवाहित अफवाह, और घग्गर का मैदान है जो कहलाता है वो कहलाता है नाली या पाट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? तो राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या है देखिए। अति शुष्क दशाएं हैं, तापमान का अतिरेक है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा है, कम तथा तिरछा हुआ वानस्पति आवरण है। तो ये चारों इसकी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कांठल, चंबल का मैदान, ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है। तो कांठल जो है प्रतापगढ़ के आसपास का एरिया है। तो भाकर पूर्वी सिरोही का एरिया है, सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन में आता है, और 56 की पहाड़ियाँ जो आती है वो जालौर और सिवाना में आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए झालावाड़ से जाएंगे अपन बीकानेर की तरफ, किस तरीके के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो झालावाड़ से स्टार्ट होगा हाड़ौती पठार, उसके बाद में बनास बेसिन, उसके बाद में आएगा मध्य अरावली। नेक्स्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में है शेखावाटी प्रदेश, फिर उसके बाद में विंध्य श्रेणी, फिर बाद में लूनी बेसिन, और फिर है माही बेसिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर से और दक्षिण की तरफ। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में घग्गर है, संपूर्ण राजस्थान की बात करें। उसके बाद में आ जाता है शेखावाटी, उसके बाद में आ जाता है नागौर उच्च भूमि, उसके बाद में आता है विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में लूनी बेसिन, फिर बनास बेसिन, फिर माही मैदान आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।